चलो बेटा, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स को। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब कभी आप किसी एक सर्कुलर ट्रैक पर जाते हो तो वो ट्रैक जो होता है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा बेंड होता है। हम समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्यों करते हैं ऐसी बातें हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या है, हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल से। कोई एक साइकिलिस्ट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पर एंटर करने वाला है। आपने अभी तक क्या पढ़ा? आपने अभी तक ये पढ़ा कि जब भी कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में आता है तो क्या होता है बेटा, उस सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, राइट, जो कि कोई एक रियल फोर्स प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ क्योंकि जब वो पार्टिकल रिवॉल्व करने लगेगा बेटा, सर्कुलर ट्रैक पर आ जाएगा, ठीक है, तो वो एक हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। और बेटा अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, देयर मस्ट बी अ स्यूडो फोर्स इफ यू आर गोइंग टू सी दैट पार्टिकल फ्रॉम इट्स पोजिशन। मतलब वो पार्टिकल अगर अपने आप को खुद को देखेगा ना, तो उसको एक फीलिंग आएगी बेटा, जिसका नाम क्या है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं जब तक वो सर्कुलर मोशन बना रहता है। ठीक है, अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी उसी रेशियो में बढ़ता है। ये सारी बातें हमने कर ली हैं। अब जरा सोच करके देखिए कि हम किसी एक सर्कुलर ट्रैक पर जाएं। कोई एक रोड है बेटा जिसमें क्या है, सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, और जैसे ही आप उस रोड पर एंटर करोगे आप भी एक सर्कुलर ट्रैक पर आ जाओगे। जब सर्कुलर ट्रैक पर आ जाओगे बेटा तो क्या होगा, यू आर ऑल्सो गोइंग टू एक्सपीरियंस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों? क्योंकि आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन चुके हो बेटा, आप खुद एक सर्कुलर ट्रैक पर आ चुके हो, आप खुद रिवॉल्व करने लग गए हो, तो आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पर फील होगा जो कि जीरो फोर्स है। ठीक है, तो चलो शुरू करते, देखते कि ऐसा होता क्यों है कि जब कोई रोड वोड हम बनाते हैं तो उसकी बैंकिंग क्यों कर देते हैं। चलो बेटा शुरुआत करते हैं कि मान लो कोई एक साइकिल वाला है और वो एंटर करता है किसी एक सर्कुलर ट्रैक पर। जब वो सर्कुलर ट्रैक पर एंटर करेगा बेटा, इन दैट केस इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ बेटा, तो नॉर्मल लगेगा, mg लगेगा और एक फोर्स आ जाएगा mv²/r। हम शुरुआत बहुत बेसिक से करने वाले हैं। मान लो बेटा हमारे पास कोई एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक है जो कि फ्रिक्शनलेस है। कैसा बेटा? फ्रिक्शनलेस है। अब ये सर्कुलर रोड अगर हमारा फ्रिक्शनलेस है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ रोड इज फ्रिक्शनलेस। अगर रोड हमारी फ्रिक्शनलेस है, ध्यान से देखना बेटा, अभी मैं बात कर रहा हूं रोड हमारी फ्रिक्शनलेस है एंड फ्लैट। रोड हमारी कैसी बेटा? फ्रिक्शनलेस है और फ्लैट, मतलब इसमें कोई बैंकिंग वैंकिंग नहीं है। जैसे ये साइकिलिस्ट इस रोड पर आएगा, इसका एक वेट लगेगा mg नीचे की तरफ, एक नॉर्मल लगेगा, साथ ही साथ क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया। अब आप खुद से सोच के देखो बेटा, क्या नॉर्मल का या mg का कोई ऐसा कंपोनेंट है जो mv²/r को बैलेंस करने वाला है? नहीं है, ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। नॉर्मल और mg कैसे बेटा? वर्टिकल है। तो देयर इज नो एनी कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल और mg व्हिच इज गोइंग टू बैलेंस दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि वो साइक्लिस्ट फील करने वाला है। अब क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन है नहीं, तो अब आप क्या बोलोगे बेटा? आप यहां पर ये बोल सकते हो, देयर इज नो एनी रियल फोर्स which act as सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी ऐसा फोर्स वहां पर अवेलेबल नहीं है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसे एक्ट करे। हेंस जो भी है बेटा, ये साइक्लिस्ट है या फिर कोई बाइक वाला है या कोई कार वाला है, साइक्लिस्ट या कार जो भी होगा बेटा, विल स्किड आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ स्किड करेगा बेटा। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ जीरो फोर्स mv²/r। ठीक, समझ गए होंगे आप इस बात को कि जब साइक्लिस्ट इस पर एंटर करेगा तो भैया यहाँ पर कोई फ्रिक्शन है नहीं, और जब यहाँ पर फ्रिक्शन है नहीं बेटा, तो इन दैट केस क्या होगा बेटा, इन दैट केस ये जो mv²/r लगा हुआ है, ये mv²/r इस ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ खींच ले जाएगा। एक और बात हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अभी हम इसमें जो कुछ भी कंसीडर करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंसीडर इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट बेटा। मींस वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द डायमेंशन ऑफ दिस साइक्लिस्ट और कार या जो भी ऑब्जेक्ट है, हम उसके डायमेंशन के बारे में कोई भी बात नहीं करने वाले हैं। ये सब रोटेशन की बातें हैं, वहां पर हम उसके बारे में बात करेंगे। अब बेटा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, अच्छा फ्रिक्शनलेस नहीं है। अगर रोड हमारा फ्रिक्शनलेस है तो हमारा जो कार है या जो बाइक है वो सर्कुलर ट्रैक पर नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे दिमाग में सवाल आया कि अच्छा मान लीजिए ये रोड फ्रिक्शनलेस है, तो क्या ये साइकिल वाला इसके ऊपर चल सकता है? तो अब हम यहाँ पर दूसरी बात करते हैं, दूसरा एक पॉइंट लेते हैं बेटा, इफ रोड इज गोइंग टू बी बैंक्ड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ समझना, अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे क्या बोला था, इफ रोड इज गोइंग टू बी बैंक। अगर रोड की हम बैंकिंग कर देते हैं, ठीक है ना, कुछ देर पहले मैंने आपसे क्या बोला, मैंने ये बोला
कि ना तो नॉर्मल का और ना ही mg का कोई ऐसा कंपोनेंट है जो mv स्क्वायर बाई आर को बैलेंस करने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि बेटा नॉर्मल और mg वर्टिकल है और mv स्क्वायर बाई आर कैसा है बेटा? हॉरिजॉन्टल है। लेकिन अगर मैं इस रोड को, जो भी ऐसे फ्लैट है, इसको अगर मैंने थोड़ा सा बेंड कर दिया बेटा, बेंड कर दिया, तो नॉर्मल के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। नॉर्मल के बारे में मैंने आपको पहले क्या बताया हुआ बेटा? कि नॉर्मल हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही आता है। तो भैया अभी रोड फ्लैट थी तो नॉर्मल कैसे आया? परपेंडिकुलर। अगर अब बेटा रोड को हमने थोड़ा सा बेंड कर दिया तो अब सोचो नॉर्मल किधर चला जाएगा? कुछ एंगल पर चला जाएगा, राइट? नॉर्मल कहाँ गया बेटा? कुछ एंगल पर। मींस अगर हमने रोड की बैंकिंग कर दी तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि नॉर्मल का एक कंपोनेंट आ जाए जो mv स्क्वायर बाई आर को बैलेंस कर ले। मतलब क्या होने वाला बेटा? देखना आप ध्यान से, क्या होने वाला है। मान लो हमने अपने इस रोड की बैंकिंग कर दी, कितने एंगल पर बेटा? थीटा एंगल पर, ठीक? थीटा एंगल पर बैंकिंग। अभी भी ये फ्रिक्शन लेस है, ध्यान रखना, फ्रिक्शन का केस अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। अगर ये फ्रिक्शन लेस है और हमने क्या किया बेटा? रोड की बैंकिंग कर दी। जब हमने इस रोड की बैंकिंग कर दी, अब अगर आप अपने साइक्लिस्ट को देखोगे, ये साइक्लिस्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा, राइट? तो बेटा क्या हो रहा होगा? इसका एक वेट लगा होगा mg नीचे की तरफ, राइट? mg लगा। अब जो नॉर्मल था, जो कि पहले बिल्कुल वर्टिकल लग रहा था बेटा, नाउ इट इज गोइंग टू एक्ट परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन प्लेन। वो जो नॉर्मल है बेटा, वो परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन प्लेन लगने लगेगा, और जो mv स्क्वायर बाई आर है ऑब्वियसली इट विल रिमेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब इस ऐसा करने से क्या हुआ? मान लीजिए अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूं बेटा, सो नाउ वी हैव अ फोर्स। अब हमारे पास एक ऐसा फोर्स है जो कि वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? अगर इसको हमने थीटा एंगल बेंड किया है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा बेटा? थीटा आ जाएगा। तो अब आप देखो, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट है जो mv स्क्वायर बाई आर प्रोवाइड कर सकता है, जो mv स्क्वायर बाई आर को बैलेंस कर सकता है। कौन सा कंपोनेंट है बेटा? ये n cos थीटा हुआ, और ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ n sin थीटा। नाउ दिस n sin थीटा इज गोइंग टू बैलेंस mv स्क्वायर बाई आर। मतलब देयर इज द पॉसिबिलिटी नाउ कि एक ऐसा कंपोनेंट आ चुका है जो mv स्क्वायर बाई आर को बैलेंस करने वाला है। लेकिन यहां पर भी एक छोटा सा पॉइंट हम ध्यान देंगे। क्या बेटा? सोच करके देखो, क्या ये जो नॉर्मल है ये अपने आप को कम या ज्यादा कर सकता है क्या? भाई वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन जो आपके सामने बना हुआ है। इसमें ये जो mg है, mg का एक कंपोनेंट है mg cos थीटा जो नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है, राइट? तो बेटा ये जो वेट है वो बदलेगा नहीं, थीटा आपने फिक्स कर रखा है, बदलेगा नहीं। तो नॉर्मल क्या होगा? बदलेगा नहीं। नॉर्मल नहीं बदलेगा तो क्या n sin थीटा बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसका मतलब यह है कि देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू ऑफ n sin थीटा विच कैन बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ध्यान रखना इस बात को, वहां पर केवल एक ऐसी वैल्यू हो सकती है n sin थीटा की जो mv स्क्वायर बाई आर को बैलेंस करे। समझ रहे ना बात? अब क्या हुआ बेटा? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ये जो स्पीड है v, मान लो एक v स्पीड है जिसको n sin थीटा ने बैलेंस कर लिया है, अगर आप इस स्पीड को कम करते हो तो अंदर की तरफ गिरने वाले हो। क्यों? क्योंकि n sin थीटा अपने आप को नहीं बदलेगा। स्पीड कम किया, सेंट्रीफ्यूगल कम हो गया, अंदर की तरफ गिरने वाले हो। अगर आपने स्पीड को बढ़ा दिया तो भैया n sin थीटा उतना ही है, लेकिन mv स्क्वायर बाई आर बढ़ गया। mv स्क्वायर बाई आर बढ़ गया मतलब आप बाहर की तरफ गिरने वाले हो। मींस there is only one possible speed for which you can move on that track if you are going to bank that road। समझ रहे हो बात को? अगर आपने रोड की बैंकिंग कर दी, फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट है n sin थीटा, वो mv स्क्वायर बाई आर को बैलेंस करेगा, तो n sin थीटा की केवल एक वैल्यू हो सकती है, मतलब केवल एक स्पीड ऐसी हो सकती है बेटा जिस पर आप इस रोड पर चल सकते हो, एंड दैट स्पीड इज कॉल्ड ऑप्टिमम स्पीड। आई बात समझ में बेटा? मींस केवल और केवल एक स्पीड ऐसी एग्जिस्ट कर रही है जिस पर आप इसके ऊपर चल सकते हो। ऑप्टिमम की कहानी आपको पता होगी, या नहीं पता है तो आप तो थोड़ी देर में सीख जाओगे। क्या है बेटा ऑप्टिमम की कहानी? कि केवल और केवल एक वैल्यू जहां पर आती है वो ऑप्टिमम होती है। व्हेन देयर इज रेंज ऑफ वैल्यूज तो हम वहां पर मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं, राइट? लेकिन अगर केवल एक वैल्यू है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं। तो अगर हमने इस रोड की बैंकिंग कर दिया तो यस देयर इज द पॉसिबिलिटी वहां पर एक ऑप्टिमम स्पीड आ जाएगी बेटा, और वो ऑप्टिमम स्पीड क्या होने वाली है? सो वी कैन से ऑन बैंक्ड एंड फ्रिक्शनलेस रोड, ऑन बैंक्ड एंड फ्रिक्शनलेस रोड, ठीक है, देयर विल बी एन ऑप्टिमम स्पीड, एक ऑप्टिमम स्पीड आएगी बेटा, ऑप्टिमम स्पीड for at which cyclist can take turn if mu is 0।
आएगी बात समझ? भाई अभी मैंने क्या केस लिया, फ्रिक्शनलेस है, फ्लैट है, तो mv²/r को बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है, बाहर की तरफ ही गिर पड़ेगा। अब मुझे ये समझ में आया कि अच्छा ये इसलिए गिरा क्योंकि कोई कंपोनेंट नहीं था जो इसको बैलेंस करे। तो मेरे दिमाग में बात है कि चलो ठीक है, मैं ये जो फ्लैट रोड है इसको थोड़ा सा तिरछा कर देता हूँ। तिरछा कर दिया तो भैया नॉर्मल क्या हो गया बेटा, कुछ एंगल पर आ गया। नॉर्मल का एक कंपोनेंट आया, हमने क्या सीखा कि भैया हाँ ठीक है, एक स्पीड ऐसी है जिस स्पीड से अगर ये साइकिलिस्ट चाहे तो इस बैंड रोड पर चल सकता है, इवन देयर इज नो एनी फ्रिक्शन, राइट। अच्छा ये तो सारी बातें होगी बेटा हाइपोथेटिकल, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के कोई सरफेस होता नहीं। अब आते हैं थोड़ी देर रियलिटी में। रियलिटी में क्या है भाई, मान लो अगर रोड पे फ्रिक्शन आ गया, ठीक है बेटा, अब समझिएगा इस बात को। ऑप्टिमम के बारे में आप जान चुके हैं कि अगर फ्रिक्शन लेस रोड है और बैंकिंग कर दी गई है तो देयर इज अ ऑप्टिमम स्पीड, देयर इज अ सिंगल स्पीड फॉर विच दैट व्हीकल कैन मूव ऑन दैट सर्कुलर ट्रैक, राइट। अच्छा अब बेटा अगर मान लो साइक्लिस्ट जो है वो आ जाता है कहां पर, ऑन फ्लैट रोड ही रहने देते हैं, बट क्या है बेटा, without banking here. Now I am going to consider if there is friction, between tire and road, टायर और रोड के बीच में क्या आ जाए बेटा, एक फ्रिक्शन आ जाए। इन दैट केस क्या होगा, तो भाई देखो अभी कुछ देर पहले हमने डायग्राम बनाया था, फिर से बनाता हूं मैं इसको। ये रहा हमारे पास रोड, ये रहा हमारे पास साइक्लिस्ट, ध्यान रखना बेटा इस बात को, ये रहा हमारे पास साइक्लिस्ट, ठीक है। ये वेट लगा यहाँ पर इसका mg, ये लगा बेटा यहाँ पर नॉर्मल, और ऑब्वियसली भी कुछ देर पहले आपने समझा था अगर ये सर्कुलर ट्रैक पर आएगा तो क्या लगेगा बेटा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर आ जाएगा। बट नाउ अब इस बात को जरा सा ध्यान से समझिएगा, अब ये रोड कैसी है बेटा, इसमें फ्रिक्शन है। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन है अब क्या होने वाला है, mv²/r चाहता है कि ये जो साइक्लिस्ट है बाहर की तरफ स्किड कर जाए, ठीक है। mv²/r क्या चाहता है कि बाहर की तरफ स्किड कर जाए, ठीक। और जैसे ही इस गाड़ी में इस जो भी है व्हीकल है, साइक्लिस्ट है जो भी है, जैसी टेंडेंसी बाहर को स्किड करने की आएगी, अब यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहेगा रुको रुको मैं भी हूँ, मैं भी आता हूँ, ये आ गया फ्रिक्शन, ठीक। अब इस फ्रिक्शन ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे बराबर हूँ, साइक्लिस्ट को जाने दो, साइक्लिस्ट आराम से चलेगा बेटा, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज बेटा, यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन आया ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है ना। ये जो फ्रिक्शन आया कैसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक, कंफ्यूज मत होइएगा। साइक्लिस्ट चल रहा है ना, तो यस देयर इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, कहाँ है बेटा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। कैसे, आपको हमने बताया था जब फ्रिक्शन पढ़ा रहे थे, ये कोई एक व्हील है, जब ये व्हील रोल करता है किसी एक ग्राउंड पर तो यहाँ जो कांटेक्ट होता है, ये कांटेक्ट पॉइंट पीछे खिसकने की टेंडेंसी रखता है, तो आगे की तरफ क्या आता है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि चल रहा होता है। तो यस ये साइकिल का जो व्हील है ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, जिसका फ्रिक्शन कहाँ आ रहा है बेटा, बाहर की तरफ आ रहा है। यस देयर इज प्रेजेंट दैट फ्रिक्शन इज प्रेजेंट देयर एंड दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात क्या कर रहे हैं, ये mv²/r इसको बाहर की तरफ खींचना चाहता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन अंदर की तरफ आ रहा है। तो अब क्योंकि अंदर बाहर की तरफ खिसक तो नहीं रहा ना, तो मतलब क्या हुआ बेटा, ये फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ पर ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया है, जब हमने फ्रिक्शन के बारे में बात करी थी आपसे, हमने बोला कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है। जैसे ही इसके ऊपर एंटर करेगा कुछ भी स्पीड से फ्रिक्शन आएगा, भैया अगर स्पीड बढ़ेगी तो फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा बेटा, सेल्फ एडजस्टेबल है, राइट। सो अब आप समझ पा रहे होगे, इस केस में अगर आप कंपैरिजन करो और इस केस से आप कंपैरिजन करो, तो यहाँ पर केवल और केवल एक स्पीड मिल रही थी जिसपे n sin थीटा mv²/r को बैलेंस कर रहा था, हमने उसको नाम क्या दे दिया था, ऑप्टिमम स्पीड। लेकिन जब आप इस रोड पर आते हैं, इस रोड पर आते ही फ्रिक्शन कैसा है, सेल्फ एडजस्टेबल। इफ यू विल इंक्रीज स्पीड friction will increase, you will increase more speed, friction will increases more, but there is the limit of the friction, मतलब फ्रिक्शन के बढ़ने की अपनी खुद की एक औकात है, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता है, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, अभी फ्रिक्शन बढ़ते 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 अपनी एक लिमिट वैल्यू तक जा सकता है, मींस देयर इज मेनी एंड मेनी एंड मेनी स्पीड विद व्हिच दैट साइक्लिस्ट कैन मूव, but there is the limit of speed also. Why? Because there is the limit of the friction, means ये साइक्लिस्ट एक मैक्सिमम स्पीड से ही वहां पर टर्न ले सकता है, उससे ज्यादा स्पीड बढ़ाएगा तो ये तो बढ़ेगा लेकिन ये नहीं बढ़ेगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेंज ऑफ द स्पीड्स, राइट। यहां पर केवल एक स्पीड था बेटा, लेकिन यहां पर रेंज ऑफ स्पीड्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब मान लीजिए कि हमारा साइक्लिस्ट यहां पर चल रहा है और यहां पर कोई फ्रिक्शन आ गया। सिंपली बहुत ही सिंपल वे में आप बोल सकते हो बेटा कि फॉर सेफ टर्निंग क्या होना चाहिए भैया, ये जो हमारा फ्रिक्शन आया है इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू mv²/r। अब ये कौन सा फ्रिक्शन बेटा, देयर इज द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शन, राइट, है ना। तो ये कौन सा फ्रिक्शन,
अगर हम देखें तो इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख सकते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, जो फ्रिक्शन की औकात है, जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, वो mv²/r से ज्यादा होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि कहीं एफएल कम रह गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम रह गई, ये ज्यादा हो गया, तब तो गिर जाएगा ना। तो इसलिए ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू mv²/r, मींस व्हाट, यू विल राइट डाउन म्यू mg ग्रेटर देन आर इक्वल टू mv²/r, एंड हियर यू विल गेट v² लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। मतलब बेटा इस केस में आपको एक मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी, मैक्सिमम स्पीड बेटा, जिससे वो साइकिलिस्ट इसके ऊपर चल सकता है। अब यहां पर देखना दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पर जब मैंने बोला बेटा ऑप्टिमम स्पीड तो केवल एक स्पीड थी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। यहां मैं बोल रहा हूं बेटा मैक्सिमम स्पीड, मतलब इससे कम स्पीड से भी चलेगा तो भी साइकिलिस्ट इस पर आराम से चल पाएगा, ठीक है ना। बस इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा? अच्छा, ये जो ऑप्टिमम स्पीड मैंने निकाला था, जरा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। ऑप्टिमम स्पीड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको रिमूव करना पड़ेगा, आप समझते हैं, है ना। आपने इसको नोट कर लिया होगा बेटा। तो चलो देखते हैं। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर वहां पर फ्रिक्शन होगा और रोड कैसी है बेटा, फ्लैट है, तो साइकिलिस्ट जब चलेगा तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, अंडर रूट म्यू आर जी हो सकती है। उससे कम पे भी वो आराम से चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा पर नहीं चल पाएगा। अब जरा हम देखते हैं कि अगर रोड में फ्रिक्शन नहीं था और इसकी बैंकिंग कर दी थी, तो जो ऑप्टिमम स्पीड आई थी वो कितनी थी। हमने यहाँ पर आपको बस ऑप्टिमम स्पीड समझाया था, बताया नहीं कितना आया। तो चलो देख लेते कितना आया, ठीक है। तो चलो बेटा देखते हैं कितना आया ऑप्टिमम स्पीड, ठीक है। अच्छा, ये बात कहानी ये सब अलग है कि साइकिलिस्ट का अलग केस है, गाड़ी का अलग केस है बेटा, सारी कहानी एक है। व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट फॉर द स्किडिंग ऑफ द मोशन, राइट। मतलब स्किडिंग मोशन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द साइज, है ना। हमें साइज से मतलब है नहीं, साइज से मतलब नहीं है। अगर उसको हम पॉइंट मान रहे हैं तो उसको कार बोलो, बस बोलो, ट्रक बोलो, लॉरी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आने वाला है इट इज वैलिड एवरीवेयर, ठीक है। बाकी इसके बारे में जब उसको कार वार की हम बात करेंगे बेटा, तो उसमें एक अलग मोशन आएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे रोटेशन में, उसको बोलते हैं ओवर टर्निंग। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ स्किडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो भैया यहाँ पर देखते हैं ऑप्टिमम स्पीड कितनी आएगी। अगर हम यहाँ पर ऑप्टिमम स्पीड की बात करें, ठीक है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अच्छा ये वो वैल्यू है जिसने mv²/r को बैलेंस कर लिया। देखो यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन नहीं लगाया मैंने, n sin थीटा है जो mv²/r को बैलेंस कर लिया है, और n cos थीटा है जिसने mg को बैलेंस कर लिया है, और दोनों को कर देते हैं बेटा डिवाइड, ठीक है। मान लो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी, तो फर्स्ट को सेकंड से कर देते हैं डिवाइड, हमको मिलेगा tan थीटा इक्वल्स टू v²/rg, ठीक है बेटा। क्या मिल गया, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी tan थीटा, क्या मिल गया बेटा, ये मिल गया। अब यहां पर जो थीटा है, थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा ये बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपसे ऑप्टिमम स्पीड की बात करेगा आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, और थीटा को क्या बोलोगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मैं इसको अभी तुरंत एक्सप्लेन कर देता हूं, आप समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। खैर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एक और, क्या, कि भैया अगर हमने रोड की बैंकिंग भी कर दी और फ्रिक्शन भी है तो क्या होगा, ठीक है। अभी तक क्या देखा, फ्रिक्शनलेस था, फ्लैट रोड था, गिर गया भैया, वो चल ही नहीं पाया, क्यों, कोई फोर्स आया नहीं mv²/r को बैलेंस करने, ठीक। तो हमने सोचा चलो रोड की बैंकिंग कर देते हैं। रोड की बैंकिंग कर दिया तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आया, लेकिन उसने कहा भाई केवल एक ही स्पीड को बैलेंस करूंगा, ठीक है। तो वो स्पीड आ गई ऑप्टिमम स्पीड आपके सामने, आरजी tan थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं है बेटा, ये क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, राइट। रोड को जितने एंगल पर आपने इंक्लाइन किया, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, बताऊंगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन से भी इसको रिलेट करूंगा, ठीक। अब मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, वहां पर फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन आ गया, तो हमारा जो साइकिलिस्ट था जब वो फ्लैट रोड पर चल रहा था तो उसके पास रेंज ऑफ स्पीड आ गई, और एक मैक्सिमम स्पीड थी जो हमने निकाला म्यू आरजी, ठीक है बेटा। म्यू आरजी वाज मैक्सिमम स्पीड, उससे कम स्पीड से चलेगा तो आराम से चल लेगा, लेकिन उससे ज्यादा स्पीड पे गिर जाएगा, इतनी बातें होगी। अब अगर सोचो बेटा एक ऐसी रोड है जिसमें फ्रिक्शन भी है और तुमने उसकी बैंकिंग भी कर दी, ठीक है, तो क्या वहां पर केवल एक स्पीड आएगी उसको चलने की, नहीं, वहां पर आएगी बेटा रेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। वहां पर क्या आएगी, रेंज ऑफ स्पीड, ठीक। अब हम यहां पर इसी बात को समझेंगे कि उस रेंज ऑफ स्पीड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट कि इट इज साइक्लिस्ट, इट इज कार, इट इज ट्रक, कुछ भी लिखा हो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा बेटा, तो अब मान लीजिए हमने आपसे क्या बोला कि भैया अगर मैंने बैंकिंग को भी और फ्रिक्शन को भी दोनों को इंक्लूड कर लिया तो क्या होगा। वहां आने से पहले एक चीज मैं आपकी क्लियर करना चाहूंगा बेटा, जनरली आप लोग जब साइक्लिस्ट का केस पढ़ते हो तो आपकी बुक्स में लिखा होता है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, राइट बेटा,
बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ऐसा लिखा होता है। और उसमें जनरली आपसे क्या बोलते हैं कि भैया ये हमारे पास एक रोड है और ये जो साइक्लिस्ट है इसने अपने आप को बेंड कर रखा है वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पर, ठीक है। ये वर्टिकल है बेटा, ये एंगल है इसका, ये पूरा उसका फ्री बॉडी डायग्राम है, एमजी यहाँ लगा हुआ है। और फिर आपसे बोलते हैं कि ग्राउंड ने एक रिएक्शन प्रोवाइड किया। ध्यान रखना बेटा, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना ना, बुक में जो लिखा हुआ है, ग्राउंड ने एक रिएक्शन प्रोवाइड किया। तो चलो ठीक है, मान लेता हूँ वो रिएक्शन क्या लिखा, अब उसमें लिखा होगा आर, ये ध्यान रखना वहां एन नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा आर। तो भैया जब ये आर प्रोवाइड किया तो ऑब्वियसली ग्राउंड एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। ये रिएक्शन एक्चुअली है क्या बेटा पता है, ये एक्चुअली इसका एक कंपोनेंट जो आर कॉस थीटा बनता है ना, यही हमारा नॉर्मल है। और ये जो यहाँ पर आर साइन थीटा बनता है ना बेटा, यही हमारा फ्रिक्शन है। ये आपने फ्रिक्शन में पढ़ा होगा कि जब किसी बॉडी को स्लाइड करते हो ना, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट होता है दैट इज द नेट रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द ग्राउंड, ठीक है। तो ये उसके बारे में बात है। तो दोनों बातें एक ही बेटा, लेकिन हम इससे कंफ्यूज नहीं होने वाले कि जब साइक्लिस्ट अपने आप को बेंड करता है तो नॉर्मल भी बेंड हो जाता है। नहीं बेटा, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहता है, ठीक है ना। ये क्या है, ये ग्राउंड का रिएक्शन है। इसी का जो कंपोनेंट है आर कॉस थीटा वही हमारा एन है बेटा, और जो आर साइन थीटा वही हमारा क्या है, फ्रिक्शन, जो अभी से इतनी देर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो इसके साथ आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अच्छा चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि कोई एक गाड़ी वाला है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो भाई यहाँ पर बेंडिंग ऑफ रोड की बात कर रहे हैं, बैंकिंग ऑफ रोड की बात कर रहे हैं, है ना। तो बेटा अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर बैंकिंग करी, ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से अब सारी चीजें और क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है बेटा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन, राइट बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन। अब हम रोड की बैंकिंग करने वाले हैं और वहां पर फ्रिक्शन भी है। चलो देखते हैं भाई क्या होता है। मान लो बेटा ये हमारे पास हमारी रोड है, ये एंगल क्या है भैया, थीटा है, ठीक। ये हमारा सर्कुलर रोड है, ये हमारा सर्कुलर रोड है बेटा, ठीक। अब क्या हुआ, मान लो कोई साइकिल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, मान लो कोई हमारे पास फोर व्हीलर है बेटा, साइकिल भी हो सकती है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि हम अभी सबको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मान करके चल रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लो कि ये गाड़ी आई भाई। अब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ बेटा, और कई सारे केसेस यहाँ से निकाल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये गाड़ी यहाँ पहुंची, इसका वेट यहाँ पर लग रहा था mg, और बेटा ऑब्वियसली जब आपने बेंडिंग कर दिया है तो नॉर्मल कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, और mv स्क्वायर बाई आर यहाँ लगा, ठीक है बेटा। क्या लगा यहाँ पर, mv स्क्वायर बाई आर लगा। आपको याद होगा जब मैंने ये फ्लैट साइक्लिस्ट लिया था और यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं था, तो देयर वाज n साइन थीटा जो mv स्क्वायर बाई आर को बैलेंस कर रहा था, याद है बेटा। जो सेंट्रीपिटल फोर्स आया था वो क्या था, n साइन थीटा था, जब यहाँ फ्रिक्शन नहीं था mv स्क्वायर बाई आर को उसने बैलेंस किया हुआ था। लेकिन अभी क्या हुआ, ये mv स्क्वायर बाई आर है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्शन को कंसीडर करता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पर म्यू जीरो नहीं है, फ्रिक्शन है। नाउ दिस व्हीकल कैन हैव टेंडेंसी टू स्लाइड अप और द व्हीकल कैन हैव टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन, इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। इस बात पर ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आप स्पीड को बढ़ाते हो mv स्क्वायर बाई आर बढ़ता है, आप स्पीड को कम करते हो mv स्क्वायर बाई आर कम होता है। तो अब इस व्हीकल की टेंडेंसी ऊपर की तरफ भी स्लाइड करने की है, नीचे की तरफ भी स्लाइड करने की है। लेकिन एक और केस है बेटा, यहाँ पर क्या है, इस व्हीकल को इस तरीके से मूव कराया जाए कि गाड़ी के टायर के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन आए ही ना। रफ सरफेस है लेकिन फ्रिक्शन आए ही ना। कैसे, समझाते हैं। मान लो बेटा ये है, अब मान लो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से रिजॉल्व करता हूं, ये तो ये एंगल हमारे पास क्या है बेटा, थीटा। ये क्या बना, mg cos थीटा बना। और बेटा इधर पर क्या बना बेटा, mg sin थीटा बना, ओके। और बेटा ध्यान देना, तो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा है, ठीक है बेटा। थीटा और सॉरी थीटा है बेटा, एक सेकंड, थीटा है, ठीक है। अब इसको अगर आप रिजॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको, mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। क्या होगा ना बेटा, mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। जरा सोचो फ्रिक्शन क्या था। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स था जो केवल तभी एक्ट करता है जब बॉडी के कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो, तभी आता है फ्रिक्शन, राइट। अगर बेटा मैं आपसे बोलूं mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा और mg साइन थीटा ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया है, जितना mg साइन थीटा उतना ही mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा है,
क्या गाड़ी के टायर और रोड के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग है? नहीं। जब रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है तो क्या वहां पर फ्रिक्शन आया? नहीं। दैट इज द सिचुएशन व्हेन यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ योर व्हीकल। आप अपने व्हीकल को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट कर रहे होते बेटा उस समय। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं आया। फ्रिक्शन नहीं आया तो आपके टायर की लाइफ बढ़ गई, वियर एंड टियर नहीं आया। भाई वैसे क्या होता है, जब आपकी गाड़ी स्किड करती है तो टायर घिसता है, वियर एंड टियर आता है, उसकी लाइफ साइकिल कम होती है। लेकिन जब mv² cos थीटा और mg sin थीटा बराबर हो गए, mv² cos थीटा और mg sin थीटा बराबर हो गए, फ्रिक्शन आया नहीं। फ्रिक्शन आया नहीं, आपके टायर की लाइफ बढ़ गई। आपके इंजन पर जो एक्स्ट्रा लोड पड़ने वाला था बेटा वो भी क्या हुआ? कम हो गया। तो आप एक मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ ड्राइव कर रहे हैं। तो ये वो सिचुएशन है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। आई होप दैट आप समझ गए होंगे, ऑप्टिमम स्पीड। और यही है बेटा गति सीमा। जब आप रोड पर चलते हो ना, लिखा होता है स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर/आवर, गति सीमा 40 किलोमीटर, है ना? क्या मतलब हुआ बेटा? वो लिखा होता ऑप्टिमम स्पीड। हम लोग पढ़ते हैं पहली बार तो अच्छा है, अगर सर्कुलर मोशन पढ़ लिया, रोड पर जाते हुए देखा स्पीड लिमिट, अच्छा ये लिखा है 40 की स्पीड से ज्यादा जाएंगे तो बाहर स्किड कर जाएंगे, कभी जाके देख रहे नहीं स्किड करोगे। क्यों? क्योंकि वो स्पीड लिमिट है। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आप वहां स्टंट करो, गवर्नमेंट ये चाहती है आप अपने पैसे बचाओ। वो बता रहे हैं 40 की स्पीड से जाओगे तो टायर में वियर एंड टियर नहीं होगा, आपकी फ्यूल बचेगा, टायर की लाइफ बढ़ेगी, राइट? तो वो ऑप्टिमम स्पीड है बेटा। समझ गए ना बात को? तो अगर मैं यहां पर ऑप्टिमम स्पीड की बात करूं तो ये सिचुएशन होती है इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। टायर और रोड के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो बेटा, ठीक है ना? दैट इज नो वेयर एंड टियर इन टायर, ठीक है ना? अब ये होगा कब? दिस हैपेंस when mv²/r cos theta becomes equal to mg sin theta, राइट? तो देखो बेटा m से m कैंसिल, क्या मिलने वाला है? v² इज इक्वल्स टू r g tan थीटा। क्या फॉर्मूला बदला? ये वही है ना जो हमने बिना फ्रिक्शन के रोड लिया था और उसकी बैंकिंग कर दी थी, साइकिल वाले को चला दिया था, साइकिल जगह गाड़ी भेज दो भाई, 4 व्हीलर भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मिला था ऑप्टिमम स्पीड बेटा? √r g tan थीटा, यही मिला था ना। यहां पर ये जो थीटा है वो क्या है बेटा? ये थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब आपने अपने रोड को कितने एंगल पर बेंड किया है उस पर डिपेंड करता है। ये ऑप्टिमम स्पीड है, यही है गति सीमा। समझ गए बात को बेटा? क्लियर हो गया? ये तो बात होगी चलो ऑप्टिमम स्पीड की, ठीक है भैया, हमने रोड की बैंकिंग कर दी, थीटा एंगल पर कर दिया और फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है, लेकिन हम अपनी गाड़ी को एक ऐसी स्पीड से चला रहे हैं कि mg sin थीटा को mv²/r ने बैलेंस कर रखा है, mv²/r cos थीटा ने बैलेंस कर रखा है। उस सिचुएशन में रोड में कोई, टायर में कोई वियर एंड टियर नहीं है, टायर आपका सेफ है, ठीक है? वो स्पीड होती है बेटा ऑप्टिमम स्पीड। क्यों बोला ऑप्टिमम? क्योंकि ये एक ऐसी अकेली स्पीड है जिस पर फ्रिक्शन नहीं आएगा। इससे कम स्पीड हुई तो फ्रिक्शन आया, इससे ज्यादा स्पीड हुई तो फ्रिक्शन आया। अब जरा सोच कर देखो बेटा, अगर स्पीड कम हुई, सोचना, अगर स्पीड कम हुई क्या हुआ? mg sin थीटा बढ़ गया, mv²/r cos थीटा कम हो गया, इस गाड़ी की टेंडेंसी नीचे को स्किड करने को हो गई, राइट? अगर mv²/r बढ़ गया, ठीक है, mv²/r बढ़ गया तो ये बढ़ गया कौन? mv²/r cos थीटा। अब आपकी गाड़ी की बाहर को स्किड करने की टेंडेंसी आ गई। इट मींस दैट अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि जस्ट फॉरगेट अबाउट द इकोनॉमी, जस्ट फॉरगेट अबाउट योर वियर एंड टियर, अगर मैं आपसे बोलूं सेफेस्ट स्पीड फॉर द टर्निंग, सेफेस्ट नहीं सेफ स्पीड, ठीक है, सेफ स्पीड फॉर द टर्निंग, तो आप क्या बोलोगे? सर देयर इज द रेंज, देयर इज सम मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड एंड देयर इज सम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड, और उसके बीच की स्पीड आप कुछ भी रखोगे बड़े आराम से गाड़ी चला लोगे। गति सीमा 40 होती है, हम चलते 60 से है ना? क्यों? क्योंकि भैया वहां पर रेंज ऑफ स्पीड है। रेंज ऑफ स्पीड कैसे पता लगाएंगे? ऑप्टिमम स्पीड हमें पता चल गई, इससे ज्यादा स्पीड पर बाहर कोई स्पीडिंग होगी, इससे कम स्पीड पर अंदर कोई स्पीडिंग होगी। तो चलो देखते हैं रेंज ऑफ स्पीड क्या होगी। पहले हम निकालते हैं बेटा मिनिमम स्पीड और फिर निकालेंगे मैक्सिमम स्पीड, और वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की जितनी भी स्पीड होंगी सारी स्पीडों पर आप अपनी गाड़ी को बिना स्किड किए उस सर्कुलर ट्रैक पर चला सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ऑप्टिमम स्पीड का मतलब क्या हुआ, ठीक है?
अब चलिए हम बात करते हैं बेटा मिनिमम स्पीड। ठीक है, क्यों? अच्छा, मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं? जब मैंने बेटा आपको साइकिल वाला केस बताया, जब फ्रिक्शन नहीं था तो मैंने बोला था ना एक ही स्पीड है, लेकिन जब मैंने फ्रिक्शन लेकर के साइकिल वाला केस बताया तो मैंने बोला बेटा यहाँ पर रेंज ऑफ स्पीड है ना, तो यहाँ पर भी तो फ्रिक्शन है, मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा, रेंज ऑफ स्पीड आएगा। चलो देखते हैं बेटा। तो अगर हम बात करते हैं मिनिमम स्पीड की, मिनिमम स्पीड ऑफ सेफ टर्निंग। अब बेटा जब मैं यहां पर सेफ टर्निंग की बात कर रहा हूं तो आप इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि मैं स्किडिंग की बात कर रहा हूं, ओवर टर्निंग की नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना हुआ है। मिनिमम स्पीड फॉर सेफ टर्निंग, तो अगर बेटा मैं आपसे बोलूं इफ स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार, जो कार की स्पीड है बेटा मान लो v है, इट इज लेस देन v ऑप्टिमम। ठीक है बेटा, जो ऑप्टिमम स्पीड अभी आपने कैलकुलेट करी उससे क्या है, कम है। सो vehicle has tendency to slide down. Okay, vehicle has tendency to slide down. So what I will say there will be a friction in upward direction, right? अगर इसकी टेंडेंसी कहाँ गई बेटा, नीचे को स्लाइड करने की, क्योंकि रफ सरफेस है ना, तो फ्रिक्शन भी तो आएगा। फ्रिक्शन आ गया, कहाँ आ गया बेटा, ऊपर की तरफ आ गया। दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान देना बेटा, ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन मैंने यहां पर क्या लिख दिया, मिनिमम स्पीड, मतलब फ्रिक्शन को अपनी औकात तक पहुंचा दो, लिमिटिंग तक, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं आ सकता है। अगर इससे कम स्पीड करी और mg sin थीटा ज्यादा हो गया mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा से बेटा, तो फ्रिक्शन भी तुमको बचाने वाला नहीं है, फ्रिक्शन भी तुमको गिरा देगा। ठीक है ना। अच्छा, तो भैया इफ स्पीड ऑफ कार v लेस देन v ऑप्टिमम, व्हीकल हैज टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन। तो अगर मैं यहाँ पर मिनिमम स्पीड की बात करूं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एफ लिमिटिंग तक की वैल्यू आनी चाहिए। तो जो हमारा एफ लिमिटिंग आने वाला है बेटा यहाँ पर, अब एक बात हम यहाँ पर थोड़ा सा बदलेंगे। अगर मैं इसी तरीके से इसको सॉल्व करता रहा बेटा, कैलकुलेशन लेन दी जाएगी। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इसको जो एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा निकाल करके बैठे हैं, इसको हटा लेते हैं। ऐसा नहीं कि इस मेथड से नहीं हो सकता है, सॉल्व कर सकते हैं इससे, लेकिन एक डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला आएगा जिसको बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके हमें उस फॉर्मूले तक पहुंचना होगा जो फॉर्मूले हमारे बुक्स में दिए होते हैं। तो भाई वी आर गोइंग टू मेक इट डिफिकल्ट, जस्ट इसको सिंपल बनाते हैं। ऐसे भी ये रहो, ये सारे फोर्सेस मैंने हटा दिए। ठीक है बेटा, मतलब जो कंपोनेंट्स थे, एक्चुअली कंपोनेंट्स थे उनको हमने हटा दिया, फोर्स तो अभी भी वो सारे लगे हुए हैं। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि हमारी गाड़ी इस बैंकिंग ऑफ रोड, बैंक रोड पर चल रहा है बेटा, हम ढूंढेंगे कि भैया हमारे एम वी स्क्वायर बाई आर को किसने बैलेंस किया है और एम जी को किसने बैलेंस किया है, बस इतनी सी बात है। तो बेटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी। चलो देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास, ये एंगल हो गया बेटा थीटा, और फ्रिक्शन लगा हुआ यहाँ पर, तो आप ध्यान दीजिएगा ये एंगल भी हमारे पास कितना है, थीटा। नॉर्मल का एक कंपोनेंट आता है एन कॉस थीटा बेटा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट आता है एन साइन थीटा बेटा, और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आया बेटा यहाँ पर एफ एल कॉस थीटा, और फ्रिक्शन का एक और कंपोनेंट आया बेटा इधर पे एफ एल साइन थीटा। समझ गए बात को। एम जी नॉर्मल, मतलब हमने क्या किया, एम जी और एम जी स्क्वायर बाई आर को छोड़ करके किसको रिजॉल्व कर दिया, नॉर्मल और फ्रिक्शन को, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारे लिए। सो आई विल से कि भैया जो हमारा एन साइन थीटा है, ये माइनस एफ एल, ये जो फोर्स है बेटा, ठीक है, इट मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्यों लिखा बेटा मैंने एम वी स्क्वायर बाई आर को ज्यादा क्यों लिखा, क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि उसको, उसकी टेंडेंसी नीचे को स्लाइड करने की है और हम नहीं चाहते कि वो नीचे को स्लाइड करे। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब एम वी स्क्वायर बाई आर इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा उससे ज्यादा होगा, नहीं तो वो नीचे को स्लाइड कर जाए। अच्छा, दूसरा बेटा आप क्या लिखोगे, दूसरा आप लिखोगे एन कॉस थीटा माइनस, एक सेकंड बेटा यहाँ पर एफ एल कॉस थीटा था, एफ एल कॉस थीटा, एफ एल कॉस थीटा माइनस इज इक्वल लेस देन आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो एन कॉस थीटा प्लस एफ एल साइन थीटा, एफ एल साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, दोनों को कर दो बेटा डिवाइड, तो क्या मिलने वाला आपको, एन साइन थीटा माइनस एफ एल की वैल्यू डालो, म्यू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा, एंड इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू किससे बेटा, वी स्क्वायर बाई आर जी। अब इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं भैया। देखो नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल हो गया, और अगर हम पूरी इक्वेशन को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेटा
कॉस थीटा से डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा हमको, ठीक है, क्या मिलने वाला हमको मिलने वाला बेटा tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा, राइट, एंड इट इज गोइंग टू बी लेस देन आर इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। क्या किया बेटा, नॉर्मल कॉमन लेके कैंसिल हो गया, cos थीटा से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan बन गया, यहाँ म्यू बचा, यहाँ पर क्या हुआ cos थीटा खत्म, माइन खत्म, 1 बन गया, म्यू और tan थीटा बन गया, वैल्यू आ गई। तो आपकी बुक्स में लिखा होता है कि v स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा इंटू आर जी। मीन्स क्या बेटा, मतलब ये हुआ कि हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है v मस्ट बी मिनिमम स्पीड जो मिलने वाली बेटा इससे ज्यादा होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ना, तो मिनिमम स्पीड क्या मिलेगी, अंडर रूट tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा आर जी। अभी देखो बेटा क्या है ना, ये थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो क्यों ना हम इसको उसी फॉर्म में बनाएं जिस फॉर्म में अभी तक पढ़ते हुए आए थे। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि भैया हाँ ठीक है, इससे कम स्पीड हुई तो नीचे को स्लाइड कर जाएगा, इतनी स्पीड या इससे ज्यादा स्पीड होनी चाहिए जिससे कि वो बिना नीचे स्पीड के चलता रहे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमने फ्रिक्शन पढ़ा हुआ है। तो अगर हमने फ्रिक्शन पढ़ा हुआ है बेटा तो हम क्या करने वाले हैं, हम अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, आपने क्या पढ़ा है, म्यू क्या होता है tan फाई, फाई क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, याद है ना, ठीक है, वही लिखना है बेटा। क्या लिखना है, v मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट tan थीटा माइनस tan फाई अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan फाई इंटू आर जी। बेटा देखो ये फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, क्या बन गया बेटा ये v मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस फाई। देखो कितना सिंपल हो गया बेटा, आपने क्या पढ़ा, ऑप्टिमम स्पीड आर जी tan थीटा, राइट, मिनिमम स्पीड अगर वहां फ्रिक्शन भी है तो आर जी tan थीटा माइनस फाई, दैट इज वेरी सिंपल, राइट, तो लर्न, समझ आएगी बात बेटा, क्लियर। तो आर जी tan थीटा माइनस फाई, दिस इज द मिनिमम स्पीड फॉर द मूविंग ऑफ दिस कार विदाउट स्किडिंग डाउनवर्ड, राइट। अच्छा भाई, ये तो कहानी तब की हो गई जब हमारे कार की स्पीड क्या थी बेटा, लेस देन ऑप्टिमम स्पीड। नाउ व्हाट इफ द स्पीड इज ग्रेटर देन ऑप्टिमम स्पीड, ठीक है, देन द कार हैज टेंडेंसी, या जो भी व्हीकल है बेटा हैज टेंडेंसी टू स्पीड अप, ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, किस बारे में बात करते हैं भाई, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो कार का स्पीड है, जो व्हीकल है उसका जो स्पीड है, if it is greater than optimum speed, then what will happen, then that vehicle has tendency to skid upward direction, right। okay, मैं इस डायग्राम को फिर से बना लेता हूँ बेटा। तो बेटा अब अभी हमने क्या बताया आपको कि हाँ एक मिनिमम स्पीड हो गई, ठीक है। अब अगर आपके गाड़ी की स्पीड जो है वो आपकी स्पीड से, ऑप्टिमम स्पीड से ज़्यादा हो गई, अब क्या होने वाला है, अब आपकी गाड़ी में टेंडेंसी आने वाली है बाहर को स्किड करने की, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम देखना इसका बेटा, बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज होगा, फ्रिक्शन के डायरेक्शन में चेंज आएगा। mg हो गया बेटा, नॉर्मल हो गया बेटा, mv स्क्वायर बाई आर हो गया बेटा, ओके, mv स्क्वायर बाई आर हो गया बेटा। अब क्या हुआ, इस गाड़ी में टेंडेंसी ऊपर को स्लाइड करने की आगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला इफ स्पीड ऑफ कार इज ग्रेटर देन ऑप्टिमम स्पीड। तो ऑप्टिमम स्पीड से अगर ज्यादा हो गया बेटा, समझ जा रहा है इसको, ऑप्टिमम स्पीड से अगर ज्यादा हो गया देन व्हीकल हैज टेंडेंसी टू स्किड। अब ये ऊपर की तरफ स्किड करने की टेंडेंसी रखेगा, तो फ्रिक्शन किधर आ गया, यहाँ आ गया बेटा, नीचे की तरफ फ्रिक्शन आ गया, ठीक। अगेन फॉर सिंप्लिसिटी आई एम गोइंग टू रिजॉल्व नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, राइट। बेटा देखो इधर पर क्या आ गया, n cos थीटा, सारे डायग्राम्स वैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो n cos थीटा इधर आ गया बेटा, n sin थीटा बेटा इधर को आ गया, एंड ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा बेटा, थीटा होगा, तो इधर पर फ्रिक्शन आ गया कितना, f cos थीटा, और नीचे की तरफ फ्रिक्शन कितना आ गया बेटा, f sin थीटा। देयर इज स्मॉल चेंज, लिटिल चेंज, ओके, क्या, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं,
हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भैया अगर इसको स्किड होने से बचाना है कहाँ, ऊपर की तरफ, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए, पीछे वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, कौन सा, sin थीटा और F cos थीटा। सो फॉर सेफ टर्निंग आई विल से, सेफ टर्निंग की अगर मैं बात करूं बेटा, और सेफ टर्निंग मतलब मैक्सिमम स्पीड की बात आनी है तो ऑब्वियसली F क्या होना चाहिए, F लिमिटिंग होना चाहिए। यू विल से इट इज n sin थीटा प्लस F cos theta, it must be greater than or equal to mv square by r. And another thing is that n cos theta minus F sin theta is equals to mg. On dividing these two equations, what you will get? इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं बेटा, यहाँ से क्या मिलेगा बेटा हमको, n sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन f को मैं डायरेक्ट म्यू एन लिख देता हूँ बेटा, एक बार ऐसा हम कर चुके हैं, ठीक है, म्यू एन cos थीटा n cos theta minus mu n sin theta is greater than or equal to v square upon rg and find, तो ये बन गया बेटा हमारे पास, ठीक है। सेम प्रोसीजर अपनाओ, नॉर्मल नॉर्मल कैंसिल, cos थीटा से डिवाइड करो, क्या मिलेगा बेटा आपको, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg बेटा। रीअरेंज करो इन सबको, आपको मिलेगा v स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू tan थीटा प्लस tan फाइव अपॉन 1 माइनस tan फाइव tan थीटा इंटू आर जी। तो बेटा ये जो स्पीड है इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट tan थीटा प्लस फाइव इंटू आर जी। ये आ गया बेटा, मीन्स व्हाट, मीन्स यू विल गेट द मैक्सिमम स्पीड v max is equals to under root rg tan थीटा प्लस फाइव। तो भाई देखो यहाँ पर आपको एक रेंज ऑफ स्पीड मिल गई, एक तो मिल गया ऑप्टिमम स्पीड, एक मिल गया बेटा मिनिमम स्पीड और एक हो गया मैक्सिमम स्पीड। तो मिनिमम से मैक्सिमम स्पीड के बीच में कोई भी स्पीड रखोगे यू कैन टेक टर्न विदाउट स्किडिंग, बट टू मेक इट वियर एंड टियर फ्री टायर तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमम स्पीड से चलना पड़ेगा जो आपकी स्पीड लिमिट होती है। आगे बात समझ में बेटा, क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने आपको जो कुछ भी समझाया वो इसलिए समझाया, हमारा मेन टॉपिक क्या था, बैंकिंग ऑफ रोड। व्हाई वी डू दिस, हम बैंकिंग क्यों करते हैं। तो लगभग सारी बातें कंसेप्चुअली क्लियर हो चुकी हैं। अब एक समरी ले लेते हैं इसकी कि हाँ हमने क्या सीखा। हमने क्या सीखा भाई, हमने ये सीखा कि अगर रोड में बैंकिंग की जाती है तो क्यों की जाती है, और सारे कीवर्ड्स जो अभी अभी हमारे सामने आए हैं बेटा उनके मतलब क्या है ये हमें समझ लेना है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हमने ये सीखा कि बैंकिंग ऑफ रोड क्यों करते हैं। सो बैंकिंग ऑफ रोड इज, पहला पॉइंट बेटा क्या सीखा हमने, हमने ये सीखा टू मेक श्योर ऑफ सेफ टर्निंग ऑफ व्हीकल, ठीक है, विदाउट स्किडिंग इनवर्ड और आउटवर्ड। ओके, पहला पॉइंट ये सीखा बेटा। दूसरा हमने ये सीखा टू रिड्यूस, जो मेन मोटो होता है बेटा वो यही होता है, टू रिड्यूस वियर एंड टियर इन द टायर। ओके बेटा, और हमने क्या करना है, टू प्रिवेंट ओवरटर्निंग। अब बेटा ये ओवरटर्निंग का जो कंसेप्ट आता है ना, ये कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। ओवरटर्निंग मतलब आपने देखा होगा रियलिटी में क्या देखा है कि भाई सिर्फ गाड़ी स्किड ही नहीं करती, वो ऐसे पलट करके भी जाती है, घूमती है बेटा। वो किसकी वजह से आता है, रोटेशनल मोशन की वजह से आता है। तो प्रिवेंट ओवरटर्निंग की कहानी तब आएगी जब आप साइज की बात करेंगे, ठीक है, व्हीकल की साइज की बात करेंगे। और बेटा और क्या समझा, टू प्रिवेंट स्किडिंग आपने क्या देखा भाई, आपने ये देखा कि जो गाड़ी की स्पीड है वो क्या होना चाहिए बेटा, गाड़ी की स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस फाइव।
एंड लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस फाइव। अगर इस रेंज में आपकी स्पीड है बेटा तो आप स्किडिंग से बच जाएंगे, ठीक है। एंड आपने एक पॉइंट और सीखा, ऑप्टिमम स्पीड जो आई हमारे पास, ऑप्टिमम स्पीड ये कब होता है बेटा, ये होता है व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, टायर और रोड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन ना हो। एंड इट इज गिवन एज वी ऑप्टिमम, बेटा क्या आता है, इट विल बी गिवन एज अंडर रूट आर जी tan थीटा, वेयर आपको पता ही बेटा थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये रही समरी हमारे पास जो हमने आज सीखा है। हमने आज क्या सीखा भैया, हमने सीखा बैंकिंग क्यों करते हैं, ठीक है, और बैंकिंग करने पर क्या क्या बातें हमें ख्याल में रखनी पड़ती हैं गाड़ी को स्किड करने से बचाने के लिए। ओवरटर्निंग इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, ओवरटर्निंग हम बाद में करेंगे। ओके बेटा, तो चलो ये जो कुछ भी सीखा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी से ही, मतलब एनसीईआरटी के जैसा ही, एग्जैक्ट एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी के जैसा है क्वेश्चन मैं बताता हूँ बेटा आपको, ठीक है। आपने ये बातें सारी समझ ली, अब हम जरा समझते हैं एक क्वेश्चन को, ठीक। तो बेटा क्वेश्चन हमारे सामने है, अ रोड इज डिजाइन्ड फॉर स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर एंड म्यू इज इक्वल्स टू 0.4 बिटवीन टायर एंड रोड, देन व्हाट विल बी रेंज ऑफ स्पीड। अच्छा बेटा, अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि भैया रोड की डिजाइन इसलिए करते हैं, रोड को बैंक इसलिए करते हैं जिससे कि हम थोड़ा सा इकोनॉमिकली सेफ रहे, है ना। जब मैं बोलता हूँ बेटा अ रोड इज डिजाइन फॉर स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट सिंपली सेइंग कि इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सर्कुलर रोड, ये सर्कुलर रोड है बेटा, सर्कुलर रोड है, ठीक है, अ सर्कुलर रोड, तो इसको अगर मैंने डिजाइन किया 36 किलोमीटर पर आवर के लिए बेटा, इसका मतलब हुआ कि ऑप्टिमम स्पीड हमको दे रखी है, ठीक है। ऑप्टिमम स्पीड मतलब क्या है, वहां पर लिखा है कि भैया यहाँ पर जो ऑप्टिमम, वहां पर लिखा होता है स्पीड लिमिट, क्या लिखा है भैया 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 36 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ऑप्टिमम स्पीड हमको यहाँ पर दिया है 36, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये मिल जाएगा आपको कितना बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस स्पीड का यूज करके आप ये पता लगा सकते हो कि रोड में बैंकिंग कितनी है। तो भैया रोड में बैंकिंग कितनी है, देन यू विल से 10 इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। वन मोर थिंग बेटा, यहाँ पर अगर ये सर्कुलर रोड है तो यहाँ पर आपको गिवन होगा रेडियस ऑफ रोड, ठीक है, वो दिया हुआ बेटा आपको 20 मीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ रोड कितना दिया हुआ बेटा 20 मीटर। तो 10 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, रेडियस कितना हो गया बेटा 20, जी कितना हो गया 10 इंटू tan थीटा मुझे चाहिए था बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यू विल गेट 100 इज इक्वल्स टू 200 tan थीटा। तो यहाँ से बेटा आपको tan थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी 0.5। तो चलो बेटा ये आ गया क्या, ये आपको मिल गया कि रोड में कितने एंगल पर बैंकिंग की गई है। नाउ जो आपसे पूछा है बहुत सिंपल है बेटा, जो हमने आपको समझाया था वो याद है ना आपको, आपको बहुत डायरेक्टली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, द रेंज, द रेंज, तो बेटा इट इज वेरी सिंपल, रेंज क्या आने वाली है, अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस 5 लेस देन आर इक्वल टू, क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस 5, राइट बेटा। चलो लिख देते हैं यहाँ पर, आर कितना है 20, जी कितना है 10, tan थीटा प्लस माइनस 5 को क्या लिखेंगे 0.5 माइनस tan 5 इज गिवन हियर, दिस इज tan 5 बेटा, ठीक है, tan 5 है 0.4, 0.5 माइनस 0.4 अपॉन 1 प्लस 0.5 इंटू 0.4 लेस देन आर इक्वल टू, यही सेम कहानी यहाँ पर करेंगे लेकिन प्लस के साइन के साथ बेटा, 20 इंटू 10 0.5 प्लस 0.4 अपॉन 1 प्लस 0.5, सॉरी माइनस होगा बेटा यहाँ पर, tan a प्लस बी है, माइनस 0.5 इंटू 0.4। सॉल्व करो इसको, देखते क्या आता है बेटा, अंडर रूट ऊपर बचा कितना 0.1, 0.1 इंटू 10 20 ऊपर बचा बेटा, 20 ऊपर बचा और 1.2, 20 अपॉन 1.2, तो 200 अपॉन 12 लिख सकता हूँ मैं इसको, और लेस देन आर इक्वल टू वी लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व किया जाए बेटा तो कितना हो जाएगा 200, 200 और मतलब कितना हो गया 180, 180 अपॉन 0.2 माइनस हो गया 0.8, इसको हटा करके बेटा इसको लिख देता हूँ मैं 1800। आई होप दैट इट इज करेक्ट। सो व्हाट इज दिस,
अब बेटा हम यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर लिखना चाहें तो चलो हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 100/6, 100/6 का मतलब 10/√6 लेस देन आर इक्वल टू, अब इधर देखो बेटा ये कितना आ रहा है 0.5, 0.9, 0.9 इन 9 हो गया, 9 टू 180 हो गया, 0. हाँ बिल्कुल सही है बेटा, और ये हमको मिलने वाला है 2 to 5 मतलब 15 बेटा। तो इसका मतलब रेंज ऑफ स्पीड क्या होगी बेटा, अगर आप 10/√6 से लेकर के 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, यू विल टेक सेफ टर्निंग विदाउट स्किडिंग, यू विल टेक सेफ टर्निंग विदाउट स्किडिंग एंड द ऑप्टिमम स्पीड इज दिस वन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। सो इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले बेटा, बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, बड़े आराम से आपसे सारे सॉल्व हो जाएंगे बेटा, ठीक है। ओवर टर्निंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जब रोटेशन की बात होगी तब बात करेंगे। ओके बेटा।